Good morning, everyone. We started with the topic of photoelectric effect yesterday. इसी बीच एक चीज बता देता हूँ, आज आपका प्रैक्टिस के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट है वेब ऑप्टिक्स का। ठीक है, वो टेस्ट डल गया है, मतलब डल जाएगा। जो भी टाइम आपको बताया गया 12 to 9 के बीच में आप अटेम्प्ट जरूर करें उसे। तो फिर कल का हम रख लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे ऑफलाइन टेस्ट। सभी रिकॉर्डिंग वाले भी सुन ले भाई, कल वेब ऑप्टिक्स का सेंटर के ऊपर ऑफलाइन टेस्ट है जो इस क्लास के बाद हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस किसी क्लास हुई तो उसको कुछ और टाइम दिया जा सकता है, बट जैसे 11:30 पे क्लास ऑफ होती है तो आप इमीडिएटली 11:45 का टाइम रख सकते हैं। 11:45 से अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का आपका सेंटर के ऊपर ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा। डन, ठीक है। अब जो कल पढ़ा उससे आगे स्टार्ट करते हैं। हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने की कोशिश करी। क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, एनर्जी की रेडिएशन एक मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, राइट? और जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलते हैं उनको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन सेटिस्फाई करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब समझे ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक आप पहुंच गए थे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी दैट इज h nu माइनस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन दैट इज h nu नॉट। ये मतलब एकदम सामने दिखाई देना चाहिए आपको। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोरिलेट किया था। वहां पे सुनना आप ध्यान से, आपको बताया गया कि इंसिडेंट रेडिएशन की दो चीजों पे ध्यान देना है आपने। कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। मोर ओवर एक बात समझनी है, व्हेन यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ दीज तो आप दूसरे वाले को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो समझाया था कि इंटेंसिटी अदरवाइज तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी, बट हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन के टाइम पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड ही चेंज हो रहा है, जो कि क्लियर करता है कि जितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा और उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने कल ना दो तीन चीजें पढ़ ली थी, मैं सबक कर रहा हूं। नंबर एक, आपने ये क्लियर किया था कि अगर फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो करंट में माइन्यूट सा चेंज आएगा, बट हम अल्टीमेटली बोल देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट। मतलब क्या था? सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद सेकंड क्या किया? वी टॉक्ड अबाउट इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट लीनियरली बढ़ता हुआ आपने शो कर दिया। एंड थर्ड आपने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा रादर, वो जो निकल रहे हैं वो कैथोड से एनोड तक कंपैरेटिवली फास्टर ट्रेवल कर पा रहे हैं। फास्टर ट्रेवल कर रहे हैं तो मतलब करंट बढ़ा दिया उन्होंने। So current increases with accelerating potential, but ultimately attains a saturation value for a particular frequency. अब वो तभी बढ़ेगा जब क्या बढ़ा दी जाएगी? इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी। होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब उसमें पोटेंशियल की एक रिवर्स वैल्यू डिफाइन करी जिसे क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मींस कैथोड एंड एनोड यूजुअली हम कंसीडर करते हैं कैथोड इज एट लोअर पोटेंशियल एंड एनोड इज एट हायर पोटेंशियल। नाउ द थिंग इज टू बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी इज टू बी रिवर्स्ड। दैट मींस कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल देन एनोड. So it is not easy for an electron which comes out of the this metal because of photoelectric effect to reach to the other electron. Reason being, अब ये ऐसा ही हो गया जैसे नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जाना है। So V नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब वो पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, तो हमने फंडामेंटल डाला that even the electron with maximum kinetic energy is not able to reach the other electron, जिसकी वजह से वहां पे जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो बन गया। तो आपके पास अल्टीमेटली जो फॉर्मूलाज बने वो था के मैक्स इज इक्वल टू, एक तो ईवी नॉट, दूसरा आप के मैक्स को लिख रहे थे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट? इसी को फिर आपने ईवी नॉट लिखा तो अल्टीमेटली वी नॉट क्या मिल गया था? एच बाई ए इंटू न्यू माइनस एच बाई ए इंटू न्यू नॉट, जिसके ऊपर बेस्ड आपने फिर ग्राफ भी बनाया था वी नॉट वर्सेस न्यू। तो क्लियर किया, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट स्टार्ट कहां से करेगी? न्यू नॉट से। न्यू नॉट से पहले आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। सो इन दैट केस उनको रोकने की जरूरत ही नहीं है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाइन, इतना हमने कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो अलग अलग मेटल भी कंसिडर करोगे तो उनके लिए भी ये पैरेलल ही बनेंगे, यानी न्यू नॉट 1 न्यू नॉट 2, ये बता दिया था आपको। कारण क्या है? आप स्लोप की तरफ देखें, विच इज h by e. h is Planck's constant, e is charge of electron, it is bound to remain constant.
So we get parallel lines in case of separate metals. Done. फिर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के पॉइंट से बताया था कि स्लोप को अगर ई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाता है. सो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपने जो एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करी वो यहां से करी. प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू ई टाइम्स द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. डन. ग्राफ आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा समझने वाली बात है. स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो. वोल्ट मीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हो. बट काइनेटिक एनर्जी तो उस ट्यूब के अंदर है, इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर है, उसको कैसे मेजर करोगे? तो दैट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर हुआ? सो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, के मैक्स की या स्टॉपिंग पोटेंशियल की? स्टॉपिंग पोटेंशियल की. ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. इसीलिए हम इसके ग्राफ बनाते हैं. काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना आ सकता है, आप देख सकते हैं. उसके स्लोप से क्या मिलेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट. दैट्स इट. डन. ठीक है, ये सब आपने कल अंडरस्टैंड कर लिया था. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आपको बता दिया था. दैट मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन वुड टेक प्लेस. उससे कम वेवलेंथ पे तो हो जाएगा, उससे और ज्यादा वेवलेंथ करी तो एनर्जी कम होती चली जाएगी. अब जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब बनाए जरा ग्राफ. यहां पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. ग्राफ बनता है कुछ ऐसे करके. इसे आपने स्ट्रेट कर देना यहां ले जाके. बनाइए, शाबाश. फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो देखते हैं यहां से क्या सीखने को मिलता है ना? आप देख सकते हैं जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, जहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? देखो, देख के बताओ मुझे जरा. जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो बन रहा है वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? नेगेटिव. देख सकते हैं, हमने भी पढ़ा तो सही, उसे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. याद करो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? दैट रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस. रिवर्स मतलब नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस at which even the electron with maximum kinetic energy is not able to reach the other electron. क्लियर हुआ ठीक से? सो देखें फिर से, पोटेंशियल के साथ जब आप ग्राफ बनाते हैं यहां से समझना शुरू कीजिए. पोटेंशियल की वैल्यू जीरो भी है तब भी कुछ करंट मिलेगा. ऑब्वियस है यार, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड से जिसके ऊपर आपने फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा रखा है, वहां से जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो नो डाउट दे गोना रन रैंडमली, बट एटलीस्ट सम ऑफ देम आर गोना रीच टू दी अदर इलेक्ट्रॉन. आगे बात समझ में? मैं पोटेंशियल ना भी अप्लाई करूं तब भी कुछ तो करंट मिलेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कैथोड से एनोड पहुंचेंगे पहुंचेंगे. सो कुछ करंट आपको मिल रहा था. अब आपने जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, देखो करंट कुछ बढ़ा, बढ़ने के बाद अब वो क्या हो गए? सैचुरेट हो गए. यानी अब आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जितना मर्जी बढ़ा लो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहे हो, तो इसीलिए करंट हो गया सैचुरेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑपोजिट साइड, नेगेटिव साइड. जैसे जैसे आप पोटेंशियल को कम करते जाओगे, यानी कि कैथोड के कंपैरिजन में एनोड को लेस पॉजिटिव करते चले जा रहे हैं ना, या यहां से तो आप ये कहिए कि नेगेटिव करते जा रहे हैं. लेस पॉजिटिव तो इधर था, इधर क्या कर दिया? नेगेटिव. तो कैथोड के कंपैरिजन में एनोड का पोटेंशियल आपने कम कर दिया, नेगेटिव करते जा रहे हैं. तो जितना नेगेटिव करते जाओगे उतना ही करंट कम होता जाएगा, और एक स्टेज आ जाएगी जहां पे आप पोटेंशियल को डिफाइन करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो. लिखिए सर. हाँ, पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे. एग्जैक्टली. तो लिखिए जरा, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस applied. Variation of photoelectric current with potential difference applied. Potential difference applied. ग्राफ बना दीजिए. ठीक है, ड्रॉन. ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में. अब मेंशन कीजिए. इट इज क्लियर
it is clear that photoelectric current first increases with increase in accelerating potential. First increases with increase in accelerating potential, then becomes saturated, for a given intensity. Becomes saturated for a given intensity. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए. On reversal of applied potential difference, photoelectric current reduces such that it ultimately becomes zero. At stopping potential. It ultimately becomes zero at stopping potential. ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को कौन डिसाइड करता है? सोच के बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को कौन सा पैरामीटर डिसाइड करता है? सोचिए. स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी किससे बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी से. देखो, अब फिर आप एकदम ब्लैंक हुए, समझो इस बात को. एक फॉर्मूला ही तो था, उसी से तो एक्सप्लेन करना था. आपने लर्न किया k max is equal to h nu minus h nu naught. k max is equal to h nu minus h nu naught, और v naught is equal to h by into nu minus h by into nu naught. ये फॉर्मूले टिप्स पे होंगे, तब इसके क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा. आई बात समझ में? सो याद रहे कि भैया, इंसिडेंट इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करती है, जबकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करती है. तो ये आप चाहे तो एक बार स्टार मार्क करके लिख लो, एक साथ आ जाएगा, आपको याद रहेगा. लिखिए स्टार मार्क करके. फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी. Photoelectric current depends upon incident intensity. और नेक्स्ट लाइन लिख दो फिर से स्टार मार्क करके. K max and V naught, सिंबल्स आप जानते हो. K max and V naught depend upon इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. ये बिल्कुल सही से दिमाग में घुस जाना चाहिए, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, कि कोई भी डुअल नेचर की बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है, एकदम से क्लियर हुआ कि फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल इफेक्ट होंगे, और इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट होगा. क्लियर हुआ ठीक से? अब फिर यहां देखोगे ध्यान से तो एक चीज समझ आ जाएगी आपको. आप जब नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ना. अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा? अभी इतनी देर लगा रहे हो, देखो क्विक आओ. अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा? नो, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता. किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे. तो आपके हिसाब से इंटेंसिटी चेंज करने से इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा? बताइए शाबाश. ठीक है, सावन कह रहा प्लीज गिव एंट्री, पर इसमें आ तो नहीं रहा भाई, तेरा कहीं दिखाई नहीं रहा. व्हाट कैन आई डू? चलिए देखिए फिर से ध्यान से. मतलब मैं क्या बता रहा था, एक तो इंटेंसिटी और करंट का. मैंने पूछा अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इस ग्राफ में क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा. ध्यान से देखना, इसको मैं ग्राफ नंबर 1 बोल देता हूं. अब मैं ग्राफ नंबर 2 बना रहा हूं, ऐसे करके देख सकते हैं. ये भी चेंज जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं होती. यहाँ पे क्या होता है देखो, नो डाउट नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए हैं, तो अभी क्लैरिटी के लिए मुझे दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो इट शुड गो समथिंग लाइक दिस. यहां से और फिर यहां आप चेंज दिखाइए प्रॉपर, इस तरह से जाना चाहिए. दिस बिकम्स ग्राफ नंबर 2.
तो लिख सकते हैं, लिखिए, इफ इंटेंसिटी बी इंक्रीज्ड, if intensity be increased, keeping, if intensity be increased keeping frequency same, keeping frequency same, comma, stopping potential remains same but saturation value of photoelectric current increases. ठीक है। कुछ बच्चों को एडमिट नहीं हो पा रहा था, रीजन भैया गलती से ना आज होस्ट बनाना भूल गया अपने वाले मोबाइल को, तो उधर तो ध्यान ही नहीं गया। सो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या किया हमने। सिर्फ अभी आज नया यही समझ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से क्या चेंजेस आते हैं। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जैसे आप बढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिए, ग्राफ नंबर 1 को देखना, सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और फिर सैचुरेट हो जाता है। पोटेंशियल बढ़ाने से भी चेंज नहीं होता। अब इसे चेंज करना तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी। तो स्पेसिफिकली इन लोगों को लिखवाया है, समझाया कि याद रखें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ये तो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। और दूसरी चीज, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वो तब बढ़ता है जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। तो बस इसी से हो जाएगा आपका। तो अब ग्राफ नंबर 1 और 2 में हम डिफरेंस देखना चाहते थे कि अगर फ्रीक्वेंसी को सेम रखे, इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सैचुरेटेड वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेंशन करें, हमने क्या लिखा, कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड देन, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम बट saturation value of photoelectric current increases as shown by curve 2, as shown by curve 2। curve 2 में हमने यही किया है, curve 2 में यही किया है। ठीक है, अब बनाते हैं जरा curve नंबर 3। इस बार यहां से पिक करता हूं और इसके अंदर मैच करवा देता हूं। देख पा रहे हैं क्या चेंज हुआ। ये जो थर्ड कर्व हमने बनाई, इसे मैंने स्टार्ट तो कहीं पीछे से किया बट अल्टीमेटली 2 के अंदर ही ज्वाइन इन करवा दिया, दैट्स इट। तो ये ग्राफ नंबर 3 या कर्व नंबर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने क्या चीज बढ़ा दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया आपने, तो V01 V02 लिख देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या चीज बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी। और अल्टीमेटली मैंने सैचुरेशन वैल्यू वही रखी जो 2 की थी, यानी कि इंटेंसिटी सेम एज दैट ऑफ सेकंड कर्व। लिख दीजिए ना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स में आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ठीक है, ये मत सोचो कि -2 है -5 है तो -5 इज लेस देन -2, -5 इज ग्रेटर देन -2 बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट। तो लिख दें, in curve 3, in curve 3 stopping potential has increased, in curve 3 stopping potential has increased because of increase in किस चीज का इंक्रीज, increase in incident frequency, because of increase in incident frequency। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कर्व 1 और 2 में क्या सिमिलैरिटी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। कर्व 2 और 3 में क्या सिमिलैरिटी है, इंटेंसिटी सेम है। 1 और 3 में कुछ सेम है क्या, नहीं है। 1 और 3 को ध्यान से देखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 का ज्यादा है ना, फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी 3 का ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा और इंटेंसिटी भी ज्यादा। आई होप ये क्लियर कर सकते हैं हम। तो मैं एक दो ग्राफ बनाता हूं, फटाफट से मुझे बताते जाना। करंट वर्सेस पोटेंशियल, दिस इज I1, दिस इज I2, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं वैसे ही जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बताएं जरा जरा इन दोनों कर्व्स में कौन सी चीज सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी। अगर एक ही मेटल सरफेस को दो रेडिएशन से हमने बम्बार्ड किया हो तो उन दोनों रेडिएशन का क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम है। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है। डिफरेंट है। कौन सी ज्यादा है? I2। वाई? बिकॉज सैचुरेशन करंट इज ग्रेटर। बस इतनी सी बात समझनी है, कर लोगे। और इसी में कहूं तो फिर एक ग्राफ ये बनाया जा सकता है कि भाई एक की इंटेंसिटी ये है और दूसरे की भी इंटेंसिटी हमने सेम करवा। दैट्स इट। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, V01 V02। तो अब इन दोनों कर्व्स में क्या सिमिलैरिटी है? बोथ द रेडिएशंस हैव गॉट सेम intensity but the frequency of this one is greater because stopping potential is greater। without any doubt, without any परेशानी आपको straight away इसको greater ही बोलना है। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि नेगेटिव होने की वजह से कम बोलना है। हम बात ही नेगेटिव की कर रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। सो दिस वाज अबाउट variation of photoelectric current with stopping potential and we saw the effect of varying the frequency and intensity। ठीक है भाई, पोटेंशियल का इफेक्ट हो गया। अब लिखिए जरा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ भागा जाए। अब लिखिए जरा, what happens to maximum kinetic energy, what happens to maximum kinetic energy of photoelectron if incident frequency be doubled? If incident frequency be doubled, तो आपको आंसर किस फॉर्म में करना है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वुड दैट बिकम डबल, वुड दैट बिकम लेस देन डबल, वुड दैट बिकम मोर देन डबल? क्लियर? सो आंसर किस फॉर्म में करना है क्लियर कर रहा हूं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, डबल से कम रह जाएगी, डबल से ज्यादा हो जाएगी। आई गिव यू टाइम ऑफ 1 मिनट, ट्राई करें, फटाफट बताएं मुझे जरा, करिए, शाबाश। Let's see how to solve this particular part. We know that K max is equal to h nu minus h nu naught। जिसने नहीं किया मेरे साथ साथ करते जाए, लिख दे K max is equal to h nu minus h nu naught। Now we are supposed to double the frequency, so let's do that। New kinetic energy K max dash will be equal to twice of h nu minus h nu naught, right? हमें किसी तरीके से इसे K max से कोरिलेट करना है। कोरिलेट करना है तो यार h nu माइनस h nu नॉट होना चाहिए। यहां पे कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि h nu अलग रख लिया और फिर लिखा h nu माइनस h nu नॉट, तो K max प्लस h nu आ गया। अब उसमें तो पता ही नहीं चलेगा, ध्यान से सुनना, पता ही नहीं चलेगा। डबल वाली तो बात ही नहीं आ पाई ना, क्योंकि ऑप्शंस तो इस तरह से चल रही हैं, डबल हो जाएगी, डबल से कम रह जाएगी, डबल से ज्यादा हो जाएगी। तो पहले डबल वाले फैक्टर को तो लाओ किसी तरीके से। तो डबल वाले फैक्टर को लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ट्वाइस ऑफ एच न्यू माइनस ट्वाइस ऑफ एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू नॉट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिकॉज योर आंसर इज नॉट कि काइनेटिक मैक्स से ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी। वो होती तो आप जो पहला आंसर था उससे चल जाता काम कि के मैक्स प्लस एच न्यू आ गया, लेकिन यहां तो मैं डियर डबल से कंपेयर करना था ना। तो डबल करने के लिए दोनों में 2 का फैक्टर आना चाहिए। 2 का फैक्टर लाने के लिए आपने एच न्यू नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया और एच न्यू नॉट ऐड कर दिया। आई होप आई बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रोसीड करना जरूरी था। एच न्यू नॉट नेगेटिव और एच न्यू नॉट पॉजिटिव, आप तो देख सकते हो आराम से। देखो ये जो टर्म बन गई यहां से यहां तक, क्या ये ट्वाइस ऑफ के मैक्स है? ट्वाइस ऑफ के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट। So maybe to somebody's surprise it comes out to be more than twice of K max। So ऐसे पता चल पाएगा। तो लिखिए जरा, कंप्लीट करें। K max dash becomes equal to twice of K max plus H nu naught। उससे कैसे पता चल रहा था? K max plus H nu आया, तो डबल वाला फैक्टर कैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया? K max से ज्यादा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन डबल से ज्यादा ये कैसे पता चलेगा? राइट? तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं लेना है आपने।
सही तरीके, वो कई बार होता है कि आपने किया और तुक्का लग गया, वो बात अलग होती है, लेकिन मतलब आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं वहां पे आप उस चीज के बेस पे नहीं जा सकते। इट विल बी वेरी वेरी क्लियर कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए था। ट्वाइस ऑफ केमेक्स लेके आना चाहिए था, वो लाने के लिए सब्ट्रैक्ट और ऐड करना था। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए जरा, पहले देखो इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स दो तरह के फॉर्मूलाज पे बेस्ड होंगे। या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन होगा, है ना, वी नोट बेस्ड होगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स बेस्ड होगा। और सामने या तो न्यू होगा या लैम्डा होगा, न्यू या लैम्डा। केमिस्ट्री में भी किया ना ऐसे क्वेश्चंस आपने, न्यू या लैम्डा बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना जरा, आपको बताया है कि जो वेवलेंथ है वो तो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, जिसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन पता लगा कि जो आपके वर्क फंक्शन गिवन था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था। अब कैसे मैच करोगे? तो क्लैरिटी रखनी है आपको। सिर्फ एक मेन चीज जो जो बनी रहती है क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट ईदर दैट इनटू जूल और जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जैसे आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10 -34 यूज करेंगे, आपने ऐसा ही वैल्यू यूज कर दी, और आप फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में पर सेकंड में यूज करेंगे या फिर वेवलेंथ को मीटर में यूज करेंगे, तो आपने फिर से ऐसा ही यूज कर दिया, तो वो आंसर तो जूल में आएगा। जबकि सपोज करो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इनके क्वेश्चंस करने में सबसे बड़ी परेशानी एक ही आती है, 1.6 10 -19 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, हो जाएगा। अब लिखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब खुद सोचो, इतने एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट में हमने क्या क्या समझा। हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी, बस उन्हीं के ऊपर लॉज बना रखे। तो लिखना शुरू करें। फर्स्ट वन, देयर एग्जिस्ट्स अ मिनिमम frequency of incident radiation. There exists a minimum frequency of incident radiation such that photoelectric effect is observed. Photoelectric effect is observed only when frequency is greater than or equal to this value. Only when frequency of incident radiation is greater than equal to this value, called threshold frequency. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन भी कर दिया और लॉ के अंदर आ गया। सेकेंड लिखे, नाउ वी कैन टेल अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो लिख दीजिए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली, photoelectric current increases linearly with increase in intensity of incident radiation. With increase in intensity of incident radiation, लेकिन उसमें एक कंडीशन रिक्वायर्ड है कि फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, कीपिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कीपिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो आप इंटेंसिटी जो मर्जी कर लो, करंट बनेगा ही नहीं। और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of photoelectrons, maximum kinetic energy of photoelectrons, and hence stopping potential
increases linearly with frequency of incident radiation. Increases linearly with frequency of incident radiation and remains independent of intensity. Remain independent of intensity. तो एक तरह से जो आपने सीखा उसका क्रक्स आ गया है सारा लॉस बनाने में. एंड लास्ट पॉइंट, इट इज, या इट का मतलब क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लिखिए एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. Emission of photoelectron is an instantaneous process. Such that one photon is responsible for emission of one electron. One photon is responsible for emission of one electron. क्लियर? एक फोटो इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? सिर्फ एक फोटोन. एक से ज्यादा यूज नहीं हो सकते. बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है हम लोगों की. ठीक है, ये थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब बात एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने से ही ये कहा गया कि लाइट को आप वेव कंसिडर नहीं कर सकते. यहां पे वेव नेचर फेल हो गई है. सो हमें ये बताना पड़ेगा कि वेव नेचर क्यों फेल हो गई. अभी तक का सारा एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर को लेके था, बट नाउ विल जस्ट टेल व्हाई डिड वेव नेचर फेल. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेव की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी? एज ए वेव आप जब एनर्जी लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंडेंस देखेंगे. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया तो बेसिकली वो क्या बन गई? इंटेंसिटी आ गई. तो सबसे बड़ा जो फेरबदल था वो ये था कि when you consider light as a wave, the energy depends upon intensity and not on frequency. और सारी कहानी एनर्जी प्रोवाइड करने की, इलेक्ट्रॉन को निकालना है. तो इसका मतलब जो मर्जी फ्रीक्वेंसी हो, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन कभी तो निकलेगा. यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई फंडा ही नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली देयर हैज टू बी अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? और एक बात समझिए, जो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमने बात करी, वो भी एनर्जी से रिलेटेड था. पहले हम एनर्जी को एच न्यू फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहे थे. अब अगर इंटेंसिटी से रिलेट किया तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए. वो भी ट्रू नहीं है. और लास्ट ऑफ ऑल, आप जब वेव को प्रोसीड करते हुए देखेंगे तो किसकी फॉर्म में देखेंगे? वेव फ्रंट. यानी एक सरफेस के ऊपर अगर एक वेव का इंसिडेंस आपने कंसिडर किया है तो यू कैन नॉट जस्ट से कि एनर्जी आई और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन को मिली और इलेक्ट्रॉन निकल गया. दैट एनर्जी ट्रेवल्स एज अ वेव फ्रंट और वो पूरे सरफेस को आराम से तसल्ली से एक साथ हीट अप करेगी. तो यानी कि पूरे सरफेस में एनर्जी स्प्रेड होने वाली है. एक जगह पे इकट्ठी एनर्जी नहीं मिल सकती. यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर एमिट होना भी है तो उसे काफी टाइम लगेगा वो एनर्जी कलेक्ट करने में जो रिक्वायर. ठीक है, यानी इट कैनॉट बी इंस्टेंटेनियस फिनोमेना इन दैट. सिंपल. चलिए लिखे जरा. फेलियर ऑफ वेव थ्योरी. फेलियर ऑफ वेव थ्योरी मतलब वेव थ्योरी क्यों फेल कर गई? वेव थ्योरी. तो इसमें आप पहले एक पॉइंट लिख दीजिए स्टार मार्क करके. लिखिए एनर्जी कैरीड बाय अ वेव, एनर्जी कैरीड बाय अ वेव depends upon square of the amplitude, depends upon square of amplitude and hence intensity, right? And does not depend upon frequency. Energy carried by a wave depends upon square of amplitude, that is intensity, and does not depend upon frequency. ये बात आपको पता होनी चाहिए जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसके लिए. अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए. as energy carried
as energy carried depends upon intensity, energy carried depends upon intensity, so there cannot be a threshold frequency. So there cannot be a threshold frequency. Because the required energy, because the required energy can be obtained, because the required energy can be obtained by increasing intensity. By increasing intensity. क्लियर हुआ? सो फ्रीक्वेंसी का फंडा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फंडा बिल्कुल इसने जीरो कर दिया, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो साथ में लिख देंगे, लिखिए विच इज नॉट ट्रू प्रैक्टिकली। उसमें प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली वर्ड डाल सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। नाउ वी शैल टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सुस्ती तो नहीं आ रही लिखने में? लिखो लिखो, शाबाश। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसको यूज करके आप लिख रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल, and hence stopping potential should depend upon intensity, should depend upon intensity, as the energy carried is proportional to intensity, as the energy carried is proportional to intensity, which violates photoelectric laws। ठीक है, कंप्लीट लिखना चाहो तो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, वेव प्रोसीड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स, wave proceeds in the form of wave fronts such that the energy carried spreads over given metal surface, such that energy carried spreads over given metal surface, comma, this would take a comparatively longer time for the photoelectron to get emitted, for the photoelectron to get emitted. Whereas this is an instantaneous process. Whereas this is an instantaneous process. Hope it's clear? तो वेव थ्योरी में दो चीजें थी मेन, एक तो एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करने लगी तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फंडा ही खत्म हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करने लगे, जो कि प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। और क्योंकि वेव की ट्रेवलिंग वेव फ्रंट की फॉर्म में होती है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एनर्जी गेन करने में उतना सारा टाइम उसको लगेगा। डन? ठीक है, अब लिखिए, जो मैंने आपको ये लिखवाया अभी, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, वो भी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, derive Einstein's photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation
and use it to explain laws of photoelectric effect. Use it to explain laws of photoelectric effect. ठीक है, डन. लिखिए, इक्वेशन आपको पता ही है, k max is equal to h nu minus h nu naught. बट उस तक पहुंचने के लिए एक दो छोटी छोटी चीजें आपको बतानी है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी हम फोटोन्स की फॉर्म में कंसीडर करते हैं. एक फोटोन की एनर्जी h इंटू न्यू हो गई, राइट. वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी, के इक्वल या ज्यादा होनी जरूरी है. उसके बाद ये 1-to-1 फिनोमेना है, यानी एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इसकी एफिशिएंसी लगभग 0.1% या 1% होती है. ये पॉइंट्स बता के फिर हम फर्दर उससे प्रोसीड करेंगे. लिखिए जरा, लिखिए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is carried by photons such that energy of each photon is E is equal to h nu. So that energy of each photon is E is equal to h nu. हो गया, डन. ठीक है, फिर लिखिए, each photon is not able to eject out photoelectron. Each electron is not able to eject out photoelectron as the efficiency is very small. As the efficiency is very small, say less than 1%. Say less than 1%. फिर लास्ट लाइन में, it is a 1-to-1 phenomena. It is a 1-to-1 phenomena where emission of photoelectron, each word use कर देना, emission of each photoelectron is due to one photon. Is due to one photon which transfers whole of the energy in one lump. Which transfers whole of the energy in one lump. मतलब फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक बार में इलेक्ट्रॉन को देता है और वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल आता है. Transfers whole energy in one lump. Clear? अब लिख दीजिए, let threshold frequency be nu naught. Threshold frequency be nu naught such that work function of given metal is आप लिखते हैं W naught is equal to H nu naught. W naught is equal to H nu naught. फिर लिखिए, a part of energy of photon, is used to overcome work function. While rest is carried as kinetic energy. ठीक है, part of incident energy is used to overcome work function and rest is carried as kinetic energy. So simply
kinetic energy max becomes equal to h nu minus work function. So ultimately k max becomes equal to h nu minus h nu naught. Done. H nu minus h nu naught. Now this is your Einstein's work energy, Einstein's photoelectric equation. तो ये सब बातें बतानी जरूरी होती है कि फोटोन की एनर्जी का एक पार्ट वर्क फंक्शन में चला गया, बाकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता है, लेकिन सारे फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पाते। डन। अब इसे यूज करना है लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में। आप सोचिए अगर फ्रीक्वेंसी को लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बना दें, मतलब न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट रख दें, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। That's why we cannot observe this phenomena for a frequency less than nu naught. So there exists a minimum frequency कि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट रेडिएशन की होगी तभी आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर पाएंगे। देन लिखिए जरा एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक लॉज। Explanation of photoelectric laws. Number one, if nu less than mu naught, if nu less than mu naught, k max less than 0. If nu less than mu naught, k max becomes 0. लिख दें। As kinetic energy cannot be negative, as kinetic energy cannot be negative, so frequency of incident radiation, so frequency of incident radiation must be greater than equal to threshold frequency. So frequency of incident radiation must be greater than equal to threshold frequency. Done. सेकेंड, आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है। आप देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए, as k max is directly proportional to nu, k max is directly proportional to nu, लिख दें। maximum kinetic energy increases linearly, maximum kinetic energy increases linearly with increase in frequency, with increase in frequency. साथ में लिख देना so does the stopping potential, so does the stopping potential. ठीक है। अब देखिए जब आपने सब कुछ लिखा तो थ्योरी में मेंशन किया था कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है और वो उसको सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है वन लंप में। सो इट एक्सप्लेन्स दैट इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो आप खुद से लिख लेंगे नोट से, वो छोड़ देता हूं मैं। तो हमें सारे लॉज में से लॉजिकली तो यही चीज बतानी होती है, इंटेंसिटी का कहीं पे भी कोई पॉइंट ही नहीं डाला गया, तो दैट मीन्स थिंग्स रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता सकते थे, करंट के बारे में यहां से कुछ नहीं बता सकते। सो वो लिखना ही है तो अलग से लिखना पड़ता है कि करंट वुड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इससे कोई लिंक नहीं है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया क्योंकि हमने थ्योरी पार्ट में मेंशन किया था कि एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक साथ इलेक्ट्रॉन को देता है, सो दैट वुड टेक प्लेस इन वेरी स्मॉल टाइम, सो इट विल बी एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। गॉट इट? क्लियर? तो ऐसा करेंगे, प्रैक्टिस एक साथ चलने देंगे। छोटा सा टॉपिक बचा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा आपका। लिखें जरा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसने ना दो पॉइंट्स बोले। उसने कहा भैया देखो, एक तो अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो भाई पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होनी चाहिए, और कहा जो नेचर है ना, नेचर लव सिमेट्री, हर तरफ सिमेट्री बना के चलती है। तो इसका मतलब अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो डेफिनेटली पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होगी। लिखे जरा, डी ब्रोगली came
came up with an argument that as nature loves symmetry, and light has both wave and particle nature, light has both wave and particle nature, that is electromagnetic waves consist of photons as particles, so particles having some momentum must also have a wave associated with them, ठीक है। तो जिसको आप वेव मान रहे थे, पहले लाइट को वेव मान रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप वेव्स मान रहे थे, उनके पास पार्टिकल नेचर है फोटॉन्स की फॉर्म में। तो जो नॉर्मल पार्टिकल्स हम अपने आसपास देखते हैं, ट्रेवलिंग पार्टिकल्स, उनके पास भी क्या होनी चाहिए, वेव नेचर होनी चाहिए। उसको फिर इसने फोटोन को ही बेसिक बना के और प्रूव किया। तो लिखिए जरा, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आपको शो करना है। तो लिखिए जरा, एनर्जी कैरीड बाय अ फोटोन, E इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? दो फॉर्मूलाज है, H इंटू न्यू, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। इसको बना दो इक्वेशन 1। एनर्जी कैरीड बाय फोटोन is E is equal to H nu, E is equal to H C by lambda। तो इसमें lambda या nu क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Nu is the frequency of radiation and lambda is the wavelength associated। तो आप लिख सकते हैं here lambda represents the wavelength associated, तो लिखिए also E is equal to mc square, E is also mc square, whereas momentum P is equal to mc, so E becomes equal to pc, equation 2। तो पूरी तरह से ध्यान देना, मैंने दोनों चीजें क्या करी है। फर्स्ट पार्ट में कहने को तो मैंने पार्टिकल नेचर यूज करी है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी वेव की जैसे डिफाइन करते हो, तो कहीं ना कहीं एक वेव वाले पार्ट को पिक किया है। यहां पे कंप्लीटली एक पार्टिकल जिसका मास m है, वो कितनी एनर्जी कैरी करता है, mc स्क्वायर। मोमेंटम कितना कैरी करता है, mc। वहां से उठा के हमने E इज इक्वल टू पीसी प्रूव कर दिया। तो एनर्जी के लिए अब इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर देंगे। लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो वहां से बन जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पी सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। क्लियर? सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग अगर एक पार्टिकल के पास पी मोमेंटम है तो उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड इज गिवन बाय एच बाय पी। ठीक है, अब देखिए हम अपने न्यूमेरिकल यूज के लिए लिख दीजिए, फॉर न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल यूज, लैम्डा का क्या क्या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी को पी लिख दो, एम भी लिख दो, और क्या आ सकता है,
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या बनेगा? अंडर रूट 2 mk। आई होप अब सबको याद होगा, अंडर रूट 2 mk। सीबीएसई में ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी k है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। तो उसका मैं आपको यहां लिख के बताता हूं क्या करना होगा आपको। देखो ध्यान से, अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है विच कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहां से v निकाल लीजिए और उसे उठा के लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी में डाल दीजिए, या फिर यहीं पे क्या करो, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, दैट विल गिव यू p स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से p निकाल लीजिए तो p बन जाएगा अंडर रूट 2m k। तो जो मुझसे पढ़ रहे थे पहले से उनको तो मैं ये चीजें कई बार करवा चुका, तो टिप्स पे है। अगर बाई चांस कोई अभी है नया स्टूडेंट है जिसको ये चीजें याद नहीं है, वो समझे ठीक से कि आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि k इज p स्क्वायर अपॉन 2m और p इज अंडर रूट 2m k, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखते जाए, अभी लैम्डा इज h अपॉन p, h अपॉन एम बी, h अपॉन अंडर रूट 2m k। अब और क्या करें, अगर एक चार्ज पार्टिकल q है जिसे v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, सोचो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने क्या पढ़ा था, v पोटेंशियल डिफरेंस q चार्ज कितनी एनर्जी गेन करेगा, qv। सो काइनेटिक एनर्जी गेन कैन बी रिटन एज qv। ये सब प्रूव भी कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखते जाइए एक बार, 2mqv। मतलब अगर आज के बाद आप डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में सोच रहे हैं तो सारे फॉर्मूले एक साथ दिखने चाहिए। ऐसा ही कुछ हमने एक बार पहले भी किया था, याद है कहां पे, मैग्नेटिज्म के अंदर रेडियाई निकालने के लिए R इज इक्वल टू एम बी बाई बी क्यू था, तो एम बी के प्लेस पे P भी लिख सकते थे, अंडर रूट 2m के भी लिख सकते थे, वही सारी चीजें हैं। तो दोनों चीजें एक साथ रिवाइज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एटलीस्ट h बाई पी, h बाई एम बी, h बाई अंडर रूट 2m के, h बाई अंडर रूट 2m QV। QV इज द काइनेटिक एनर्जी गेन। उसी तरह से अगर टेम्परेचर बेस्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोचो एक पार्टिकल, एयर पार्टिकल है रूम के अंदर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी का पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, 3/2 kT। हाँ 3/2 kT बाय m भी होता है, 3/2 kT होता है भाई, सिर्फ m किसी ने लिखा वो हटा दे। तो अगर मैं 3/2 kT लिखूंगा यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3m kT। सो अंडर रूट ऑफ 3m kT। ध्यान रहे यहाँ पे k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट पर, बोलो बोलो शाबाश, जो जो आप R लिखते हो गैस कांस्टेंट, कैपिटल R लिखते हो, वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट पर मोल। अगर इसे आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या बना, पर मॉलिक्यूल, एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो पर मॉलिक्यूल। सो याद रखें k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट व्हिच इज बेसिकली द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। सो भाई ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देता है इसके क्वेश्चंस को कि क्या क्या वेरिएशन आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए। डन है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा क्योंकि वो स्कूल एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन के लिए डिराइव करना आता है डायरेक्टली। लिखिए जरा, फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लिखिए, derive expression for d Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference V, accelerated through a potential difference V। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो आपको बताना है कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट हो जाएगी। तो लिखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज Q when accelerated through potential difference V। Kinetic energy gained by a charge Q when accelerated through potential difference V is given by K is equal to Q into V। Kinetic energy is charge into potential difference।
लिख दीजिए hence for an electron half mv square is equal to E into V. एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू ई इंटू वी. यहां से स्मॉल बी निकाल लीजिए, ट्वाइस ऑफ ई वी बाय एम का अंडर रूट. स्पीड बिकम्स अंडर रूट 2 ई वी बाय एम. फिर लिख दीजिए एज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated is given by, as the de Broglie wavelength associated is given by lambda is equal to h upon mv, hence lambda becomes h upon m into v का एक्सप्रेशन डाल देते हैं, that's under root of twice of ev by m. तो जिनका फॉर्मूलाज पहले याद नहीं थे, डिराइव करने के साथ साथ बहुत अच्छे से लर्न करने की कोशिश करो कि कहां क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाता है. That gets h upon under root of 2mev. क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से बोलो तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, पहले से पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h upon under root 2m होता है. h upon mv, h upon p, h upon under root 2mk, h upon under root 2mqv, h upon under root 3k mt या mkt. डन? ये ऐसे याद होना चाहिए. हो गया. अब इसमें देखो वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, टू ऑलरेडी गिवन है. तो लिख दीजिए लैम्डा बिकम्स इक्वल टू 6.6 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास कितना 9.1 10 पावर माइनस 31 एंड चार्ज इज 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू वी. तो आपने कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद करनी है. किसी को याद है कितनी होती है? केमिस्ट्री में कर चुके हो आप ये? हाँ, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम. 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम 10 माइनस 10 होता है मीटर. सो अब सोचो अगर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली ये याद है, उठा के यहां से सॉल्व कर दोगे, कुछ भी टेंशन नहीं. डन. बाकी वेरिएशंस यहां से क्लियर होने चाहिए. अब एक पॉइंट और लिखेंगे, आपके सिलेबस से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हट चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेविसन जर्मर ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है. तो बस वो लिख लीजिए आप, लिखे जरा स्टार मार्क करके, डेविसन एंड जर्मर डेविसन एंड जर्मर proved experimentally that wave nature is associated with electrons. Wave nature is associated with electrons. Got it? वो कैसे किया था थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं. उसने क्या किया, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई. इलेक्ट्रॉन गन कैसे बनी? ये कॉइल बनाई, कॉइल के ऊपर ना फोटो सेंसिटिव मटेरियल उसने लगा दिया पाउडर्ड फॉर्म के अंदर. अब यहां से करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी. आपने पढ़ा थर्मोआयनिक एमिशन भी होता है, तो यहां से थर्मोआयनिक एमिशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागेंगे. फिर उसने क्या किया, उसको कोलिमेट करने के लिए यहां पे प्लेट्स लगाई और इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया. जैसे इसको दिया नेगेटिव पोटेंशियल और इसे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल इन प्लेट्स को. उससे क्या हो गया, यहाँ पे एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्रिएट हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा, इसके बीच से भागेगा, तो वो कुछ एक्सेलरेशन के थ्रू होके आएगा, यानी यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. सीधा निकला तो बन गई इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए एक लाइन के लॉन्ग. अब सामने निकल क्रिस्टल को रखा गया. कौन सा क्रिस्टल? निकल क्रिस्टल. आपने निकल क्रिस्टल वगैरह में इनमें डी ब्रैग्स कंडीशन पढ़ी हुई है. डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वही इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है.
तो उस डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। केमिस्ट्री में आपने ब्रैग्स कंडीशन पढ़ी है जो हमारे इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, राइट? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब यहां समझना, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर फॉल किए तो इन्होंने स्टडी किया कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, यहां से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ऐसे करके मूव किया गया एक डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहां पे गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। इलेक्ट्रॉन्स आने से कुछ ऐसा सर्किट बनाया हुआ है कि वो हिट करते हैं और वहां करंट फॉर्म करते हैं। तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है इसलिए डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, इधर आके हिट हुए, हिट होने के बाद आपने डिटेक्ट करने की कोशिश करी, आपको स्पेसिफिकली 54 वोल्ट पे और 50 डिग्री के एंगल में, 54 वोल्ट और 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा डिटेक्शन देखने को मिली। क्लियर हुआ? तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बेसिकली क्या था? इंसिडेंट डायरेक्शन से यहां 50 डिग्री के एंगल पे आपको मैक्सिमम डिटेक्शन देखने को मिली। अब इन्होंने क्या किया, ये सोचा कि इधर जो क्रिस्टल लैटिस होता है वहां से जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो वेव वापस आ रही है और यहां कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रही है। इसे क्या मान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन को आपने वेव कंसिडर करना है तो क्रिस्टल लैटिस से इंटरफेरेंस के मैक्सिमा की कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा से फाइंड करके देखा लैम्डा, और इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से लैम्डा फाइंड करके देखा, दोनों मैच कर गए। ब्रैग्स कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे किसी वेव का मैक्सिमा बन रहा है, उसकी वेवलेंथ निकाली गई और लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम से ये वेवलेंथ निकालेगी, दोनों मैच कर गई। तो उससे क्लियर हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन वेव बन रही है उस वेव के डिफ्रैक्शन हो रहा है बेसिकली, तो डिफ्रैक्शन से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल रहा है आपको देखने को। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी नेचर है? वेव नेचर भी है। डन। अब इसके ऊपर हर्षित ने एक डाउट भी लिया था, क्वेश्चन बना होता इंटरफेरेंस के अंदर, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के अंदर, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा के स्लिट से पास किया है, तो आगे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसकी विड्थ बताओ, या कहां पे कौन सी मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन तो लैम्डा से सॉल्व होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपको प्रोवाइड कर रखा है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी पुट करके आपको फिर वहां पे वेवलेंथ मिलेगी जो यूज करनी है। बाकी आपको आता ही है, लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन वेव का इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन वहां पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो अब यहां पे मैंने जो भी पार्ट रिक्वायर्ड था, बेसिक पार्ट रिक्वायर्ड था, सारा कवर अप कर दिया। कल की क्लास में और अगर जरूरत पड़ी परसों की क्लास में मैं आपसे सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा इसके। तो आज बैठ के इसे कंप्लीट कर दो, एनसीईआरटी से एक एक वर्ड रीड कर दो, इसका कुछ भी बचना नहीं चाहिए उसके अंदर। क्लियर? तो अभी हमारे पास 10 मिनट के आसपास पड़े हुए हैं, तो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, इसके सिंपल क्वेश्चंस करवा देता हूं, टफर कल उठा लेंगे। फिर एडवांटेज थोड़ा सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं। लिखे फटाफट, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with proton and alpha particle. De Broglie wavelength associated with proton and alpha particle. First part, having same momentum. Second, having same kinetic energy. Third, being accelerated through same potential difference. तो मैं रिपीट करता हूं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तीन चीजें गिवन है अलग अलग, कि अगर उनका मोमेंटम सेम हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, या फिर उनका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम हो। करिए फटाफट करके आंसर बताइए। हाँ जी, करें सॉल्व। मैंने सीबीएसई बैच के लिए तो कंपलसरी कर दिया भाई, यहां आना, ऑफलाइन कर दिया सब, नहीं तो सबका नाश हो जाएगा वहां बैठे बैठे।
तो आप में से भी मैं ये मान के तो चलो मेरी तरफ से अब ऑलमोस्ट कंपलसरी है, यू मस्ट कम हियर, क्योंकि अब तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का काम रहेगा सारा, उसके बाद तो सारी रिवीजन होनी है। घर बैठे क्या रिवीजन करोगे? यहाँ पे आओगे, शीट दूंगा, राइट, वो शीट लेके 10 क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तब बात बनेगी। जस्ट थिंक ऑफ कि 11th में आप कैसे पढ़ रहे थे कि शीट मिली, वो सॉल्व करी, साथ साथ डिस्कस हो गई। तो वैसा करना पड़ेगा, अभी कुछ इंप्रूव ढंग से करना है तो। नहीं तो ये तो चलो ठीक है, हमने एक बेसिक काम कर लिया, चीजें समझ ली हैं, और कुछ हमें करना आता था उसको यूज कर लिया, थोड़ा और बेटर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तो ये प्रैक्टिस का सेशन करने पड़ेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करें, ठीक है, यहाँ पे आए, मास्क वगैरह पहन के आओ, कोई बात नहीं, बाहर भी बच्चे मिले रहे आपस में, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं हो। और भाई, और बड़े दिन हो गए यार, होली मुबारक, दिवाली मुबारक, सब चल रहा है सर, तो आ जाइए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। देखते हैं हम लोग बात कर रहे हैं लैम्डा की। लैम्डा इज इक्वल टू, क्या क्या फॉर्मूलाज थे, मुझे 3 चीजों पे डिस्कशन करना है, पी, के और वी। यानी मेरा पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी नहीं होना चाहिए, ठीक है विवेक जी, मेरा पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं स्पीड को कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली मोमेंटम को कंपेयर करना चाहता हूं। सो यार इट शुड बी एच बाय पी। आ रहा है सुनने? ठीक है शिवांग, तो क्योंकि मोमेंटम को कंपेयर करना था, तो फॉर्मूला तो मोमेंटम का लिखो यार, पी लिखो सीधा। तो अगर दोनों का पी सेम है तो लैम्डा सेम हो गया। सो फर्स्ट का आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, 1:1, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, डन। सेकंड पे चलते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली होनी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m k, यही होता है। अब h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, k भी सेम है, तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए था यहां से कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आप जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स है, सो अंडर रूट के अंदर 4/1 आएगा, सो दिस 2:1, दैट गेट्स यू द आंसर। देख लो कितनी देर लग रही है जो अपने आंसर नहीं दिए। देन दिस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv होता है। तो यहां पे क्या आएगा, m q, और दोनों का फैक्टर आ जाएगा, v भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, और h भी हट जाएगा। सो डियर, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए ध्यान से, q ऑफ अल्फा m ऑफ अल्फा अपॉन q ऑफ p एंड m ऑफ p। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से 2 टाइम्स है, डबल है, और मास 4 टाइम्स है, तो 2√2:1, दैट्स द आंसर। क्लियर हुआ? सो ये दो जो चीज है वो कॉम्बिनेशन बन गया 2 पार्ट्स का। आपको अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इन सब की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, वो तभी होगा, जो मैंने लिखवाए वो सारे के सारे टिप्स पे याद होंगे, तो जिसको नहीं है वो कोशिश करेगा आज। तो कल मिलते हैं पूरे फ्लो के साथ, 1-2 छोटी मोटी कॉन्सेप्चुअल चीजें और बतानी है, वो क्लियर करूंगा। तब तक आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, प्लस आपका वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट तो है ही, आज भी करो और कल ऑफलाइन करूंगा, ठीक है, डन, थैंक यू। और ये सबके लिए बोल रहा हूं, व्हेन आई से ऑफलाइन, इट हैज टू बी ऑफलाइन। जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो आज देख लेंगे ना, तो कल आपको यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आना है। जो इस क्लास के इमीडिएटली बाद नहीं आ सकता बाई चांस, वो टाइम लेगा और तब आएगा, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आगे किसी भी टाइम से टेस्ट दे दो, ऐसे नहीं हो पाएगा।